अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो एक सर्द और तारीक रात थी। शाम से ही सर्दी बढ़ने लगी और हवा में तेजी आ गई। खुश्क पत्ते उड़कर दरख्तों से लिपट रहे थे। हर चीज अंधेरे की चादर में लिपटी हुई थी। ऐसे में एक घने दरख्त के नीचे से एक साया हरकत में आया। यह साया किसी महफूज ठिकाने की तलाश में था। घने दरख्तों के साए से निकलते ही आसमान पर बिजली लपकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसमें वो भीगने लगा। यहां तक कि जब मैदान में आया तो बुरी तरह भीग चुका था। सर्द रात, भयानक तारीकी, मूसलाधार बारिश, जंगल का शोर, सब मिलकर माहौल को बहुत दहशतनाक बना रहे थे कि इंसान अपने दिल की धड़कन सुनकर भी डर जाए। अजनबी की आंखों में परेशानी के साए लहरा रहे थे। वो चारों तरफ किसी ठिकाने की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा कि एकदम से जोर से बिजली चमकी और उसने खौफजदा नजरों से जमीन की तरफ लपकते हुए शोले को देखा और फिर अचानक उसकी आंखें खुशी से दमकने लगीं। लम्हे भर की रोशनी में उसे दूर एक इमारत नजर आई और वो तेजी से उस सिमत दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस अजीमुशान इमारत के खंडर दिखाई देने लगे। तारीक रात में ये खंडर काफी पुरस्रार नजर आ रहे थे। पुरस्रार हवेलियों के भूत, जिनों के वीरान मस्कन और पुरस्रार और वीरान जगहों पर रूहों और चुड़ैलों की मौजूदगी, ये तमाम ख्यालात उसे डराए दे रहे थे। खंडर के पास पहुंचने पर वो अंदर दाखिल होने की बजाय वहीं रुककर उसे बाहर से देखने लगा। ये पुराने वक्तों की किसी हवेली के खंडर थे जिनका बेशतर हिस्सा तबाह हो चुका था। ये हवेली 2 मंजिला थी, जिसकी निचली मंजिल के कुछ हिस्से तो अच्छी हालत में मौजूद थे, मगर ऊपरी मंजिल गिरी हुई, दीवारें मलबे का ढेर और उनके साथ ढके हुए सतूनों के टुकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये सब मलबे के ढेर हैं या असली हालत में भी मौजूद है। हवेली के इर्द गिर्द कभी जंगल रहा होगा जिसके अब सिर्फ आसार बाकी थे। उसके अंदर कुछ टिंडमुंड से वीरान दरख्त थे, जा बजा जंगली झाड़ियां उगी हुई थी और जर्द और सियाह रंग के पत्ते बिखरे थे। दरमियान में एक तालाब था जिसमें बारिश का पानी जमा हो रहा था। पानी पर सब्ज काई के टुकड़े तैर रहे थे। तालाब के किनारों पर और इर्द गिर्द भी जगह जगह काई पड़ी थी, जो बारिश से पहले यकीनन एक दबीस तय की सूरत में तालाब के फर्श पर मौजूद रही होगी और अब बारिश से साफ होती जा रही थी। ये तमाम चीजें एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी, जिनकी मुनासिबत से खौफनाक बलाओं, भूतों और रूहों के हेवले उसके जहन में गर्दिश करने लगे। और अभी वो अंदर जाने की हिम्मत कर ही रहा था कि उसे एक धक्का सा लगा और वो लड़खड़ा कर बाहर आ गया। वो तेजी से पीछे मुड़ा तो जंगल की तरफ से आते हुए तेज हवा के झोंकों ने उसे एक दफा फिर दहला दिया। वो कपकपा कर रह गया। हवेली के इसरार में वो इस भयानक रात और मौसम को भूल चुका था। आंधी के आसार बहुत वाजे हो चुके थे और अब ज्यादा देर तक खुले आसमान के नीचे नहीं गुजार सकता था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और हवेली में दाखिल हो गया। दाखिली दरवाजा टूटकर गिर चुका था। 2 कमरों से गुजरकर वो एक हाल में आ गया। पत्थरों से बनी हुई छत और दीवारें अब सियाह पड़ चुकी थी। हाल की मशरकी दीवार में एक आतिशदान बना था, जिसके अंदर इर्द गिर्द काफी तादाद में सूखी लकड़ियां पड़ी थी और साथ ही चकमाक के पत्थर भी पड़े थे। यूं लगता था जैसे यह हवेली पहले कभी किसी की पनाहगाह हो। उसने अपना बैग, जिसमें काफी कीमती सामान मौजूद था, कांधे से उतारकर कोने में रखा। लकड़ियां और चकमाक के पत्थर उठाए और हाल के वस्त्र में आग रोशन करके उसके पास बैठ गया और अपने कपड़े खुश्क करने लगा। अभी उसे बैठे हुए चंद लम्हे गुजरे थे कि दौड़ने की कदमों की आवाज सुनाई दी और इससे पहले कि वो उठता, कमरे में 2 आदमी दाखिल हुए। वो दोनों भी इस रात और मौसम से पनाह तलाश करते हुए यहाँ आ गए थे। अब सामने 2 इंसानों को देखकर उसकी जान में जान आई। उसके कहने पर दोनों आदमियों ने अपना अपना सामान उसके सामान के साथ रख दिया और आकर उसके साथ आग के गिर्द बैठ गए। मेरा नाम रेहान है। मैं एक सयाह हूँ। एक खूबसूरत गांव में शाम गुजारने के बाद वहां से चला था कि जंगल में भटक गया और फिर इस आंधी से बचने के लिए यहाँ पनाह ले ली। इतना कहकर वो अपने सामने बैठे हुए आदमियों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। दूसरे ने कहा, मेरा नाम एहसान है। मैं एक शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एकदम से मौसम खराब हो गया। कोई जगह सर छुपाने की ढूंढ रहा था कि जंगल के किनारे मुझे ये शख्स भी परेशान हालत में मिल गया।
और यूं हम दोनों भटकते भटकते यहाँ पहुंच गए। और इस अफरा तफरी में अभी हमारा एक दूसरे से तारुफ भी नहीं हुआ। दोनों आदमियों में से लंबे कद वाला इतना कहकर खामोश हो गया और फिर दूसरे छोटे कद वाले ने बोलना शुरू किया। मैं एक माहिर आसार कदीमा हूँ, मेरा नाम ज़ीशान है और मैं बहुत पुरानी तबाशुदा बस्तियों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। अभी तीनों आगे कुछ कहने के लिए सोच ही रहे थे कि एक खुटका सा हुआ। तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक गैर मामूली तौर पर लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा तमाम जज्बात से आरी था। वो बड़े इत्मीनान के साथ चलता हुआ उनके करीब आया। लो भाई, एक और मुसाफिर आ गया, आज खूब महफिल जमेगी इस वीराने में। एहसान ने बड़ी खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा। रेहान और ज़ीशान भी मुस्कुरा दिए। मगर नौवारिद चेहरा बिल्कुल ऐसे ही था। वो भी उनके साथ बैठ गया। अपना बैग अपने कांधे से उतारकर उसने अपने पास रख लिया और हाथ सेकने लगा। उसके खामोश रहने पर उन तीनों ने अपना तारुफ करवाया और फिर उसकी तरफ देखने लगे। उसने बिल्ली जैसी चमकती आंखें आग के अलाव पर से हटाई, एक तायराना नज़र तीनों पर डाली और बोला, दोस्तों, मेरा तारुफ कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि यूं कह लीजिए कि मेरी कोई शनाख्ती नहीं। एक आवारा सा आदमी हूं, असल नाम तो याद नहीं, लेकिन लोग मुझे मरहूम कहकर पुकारते हैं। इतना कहकर उसने एक मर्तबा फिर अपनी निगाहें आग पर जमा दी। तीनों हैरत से उसे देखने लगे। कितना अजीब सा नाम था और खुद भी कितना अजीब है। उन सबको वो बहुत पुरस्रार लगा। ज़ीशान, जिसके साथ वो अजनबी आकर बैठ गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी में न जाने क्यों सनसनाहट सी होने लगी। वो खिसक कर उससे जरा दूर हो गया। उसी वक्त एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिजा में अजीब सी आवाजें बिखरने लगी। हाल की खिड़कियों के दोनों पट बुरी तरह आपस में टकराए और एक चिमकादड़ चीखती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। वो एक लम्हे को कांप से गए थे। सर्दी का एहसास कुछ ज्यादा हो गया था। ये आवाजें जंगली जानवरों की हैं, लगता है आंधी बहुत जोर पकड़ गई है। एहसान ने बाहर की आवाजों को गौर से सुनते हुए कहा। उफ तौबा, कितनी भयानक रात है। रेहान ने आग हाथ के करीब ले जाकर मसलते हुए कहा, मगर आप लोगों के लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चौथे मुसाफिर की आवाज कमरे में गूंजी तो तीनों हैरत से उसे देखने लगे। मेरा मतलब है एक शिकारी, एक सैयाह और एक माहिर आसार कदीमा। आपकी ढलती हुई उम्रें और कीमती सामान वगैरह से अंदाज़ा होता है कि आप लोगों ने बहुत दुनिया देखी होगी और आपके साथ कितने दिलचस्प वाक़यात पेश आए होंगे, खुसूसन 14वीं रात के हवाले से, जो ऐसे खौफनाक वाक़यात के लिए मशहूर है। हाँ, बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। मेरी ज़िंदगी बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है। ज़ीशान ने उसकी बात सुनकर फ़ख्र से कहा, भाई अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको इसी रात के हवाले से एक खौफनाक वाक़या सुना सकता हूँ, जो यकीनन आप लोगों के लिए दिलचस्प होगा। रेहान ने कहा, यह ठीक रहेगा। हम चारों बारी बारी अपने साथ पेश आया कोई वाक़या सुनाएंगे। इस तरह वक्त भी दिलचस्पी से कटेगा और इस भयानक रात का एहसास भी कम होगा। रेहान की तजवीज़ को सबने सराहा और यूं सबसे पहले रेहान ने कहना शुरू किया, यह चंद साल पहले की बात है। यहाँ से काफ़ी दूर एक कस्बा है, नूरियाबाद। मैं चंद दिनों के लिए वहाँ गया। वहाँ के लोग एक बहुत ही पुराने कब्रिस्तान का जिक्र करते थे, जिसके साथ बहुत सी पुरस्रार बातें मंसूब थी। दरख्तों के एक तवील सिलसिले की दूसरी तरफ वो कब्रिस्तान था, मगर वहाँ जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। लोगों से सुनकर मुझे तजस्सुस हुआ उसके बारे में जानने का। मैंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरा इरादा रात के वक्त सिर्फ बाहर से खड़े होकर उसे देखने का था। मैंने अपना कैमरा और दूसरा सामान लिया। उसी रात 14वीं के चांद की रोशनी भी अच्छी खासी थी। मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैं काफ़ी देर तक चलता रहा। दरख्तों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया और मैदान में जगह जगह जंगली झाड़ियाँ उगी थी। रंगो रूप से बेनियाज टिंडमुंड दरख्त खड़े झूम रहे थे। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। फिजा में एक वहशतनाकी सी छाई थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दरख्त की खोखली टहनियों पर से जब हवा गुजरती तो अजीब सी सनसनाहट होती, जो सरसराती हुई जंगली घास और झाड़ियों के साथ मिलकर बड़ा खौफनाक तासुर देती। और उसमें कोई वहशत के आलम में चीखता तो दिल दहल जाता। मुझ पर खौफ तारी होने लगा। मैं आगे बढ़ने का सोच रहा था कि मुझ पर एक निहायत खौफनाक इंकशाफ हुआ, जिससे मेरे रहे सहे होश उड़ गए। मैं जिसे मैदान समझ रहा था वो असल कब्रिस्तान था। बहुत वक्त गुजरने की वजह से कब्रें ज़मीन में धंस चुकी थी, कतबे गिर चुके थे और उन पर मिट्टी की इतनी तह जम चुकी थी कि वो मिट्टी का हिस्सा मालूम होते थे।
درخت بھی سب ویران ہو چکے تھے اور جنگلی گھاس اور جھاڑیوں نے زیادہ تر زمین کو چھپا رکھا تھا۔ ایسے میں سنگ مرمر کے قدوے پر، جس پر مٹی کی تہ جمی تھی مگر وہ گرا نہیں تھا بلکہ زمین میں کھڑا ہوا تھا، نظر پڑتے ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں اس وقت قبرستان کے درمیان میں آدھی رات کے وقت اکیلا کھڑا ہوں۔ خوف کے مارے میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا، مگر فوراً ہی مٹی میں چھپے ہوئے قدوے سے ٹھوکر کھا کر زور سے فضا میں اچھلا تو زمین پر بہت زور سے گرا۔ کچھ دیر میں یوں ہی پڑا رہا، پھر میں نے آنکھیں کھولی تو ایک اور خوفناک انکشاف مجھ پر ہوا کہ میں اس وقت ایک قبر کے اندر گوشت پوشت سے بے نیاز ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر لیٹا تھا۔ میرے تو رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ خوف اور سردی کے مارے سارا جسم برف کی طرح سرد ہو گیا تھا اور خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک تیز چیخ میرے حلق سے نکل گئی۔ ڈھانچے کے بازو میری کمر کے گرد لپٹے تھے، ان کا حلقہ تنگ ہونے لگا اور باریک باریک انگلیاں کھال میں اترتی محسوس ہونے لگی۔ پورے جسم میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ ایک تو اس روح فرسا ویرانی نے مجھ پر دہشت طاری کر رکھی تھی، اوپر سے اس نئی مصیبت نے میری رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی۔ میں نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بے سدھ پڑا رہا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ قبر کے اندر آتی ہوئی چاندنی کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، پتھر کی سل آہستہ آہستہ سرک رہی ہے اور قبر کا دہانہ بند ہو رہا ہے۔ میرے دماغ میں جیسے گھنٹیاں سی بجنے لگی، یعنی میں زندہ قبر میں دفن ہو رہا تھا۔ میں نے آخری دفعہ تمام ہمت جمع کی اور اوپر زور لگایا۔ کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ڈھانچے کے بازو شانے کی ہڈیوں سے الگ ہو گئے۔ میں تیزی سے کھڑا ہوا اور قبر کے اوپری حصے پر ہاتھ رکھتا ہوا اپنے پورے جسم کو باہر اچھال دیا۔ میرا جسم پتھر کی سل کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا باہر گر گیا۔ میرے باہر نکلتے ہی سل نے قبر کے منہ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ اچانک ہوا میں تیزی آ گئی، مٹی اور ریت اڑنے لگی۔ میں نے قصبے کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے ایسا یقین تھا کہ صبح تک مٹی قبر کو چھپا دے گی اور میں دن کی روشنی میں اسے دوبارہ نہیں ڈھونڈ سکوں گا۔ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ تھا جسے اب بھی یاد کر کے میں کانپ جاتا ہوں۔ ریحان نے اپنا واقعہ ختم کیا تو احسان اور ذیشان دم بخود بیٹھے تھے۔ اب ذیشان نے کہنا شروع کیا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں افریقہ میں تھا۔ میں ایک قدیم عمارت کے کھنڈر کی تلاش میں تھا جس میں میری معلومات کے مطابق بہت بڑا خزانہ دفن تھا، مگر اب تک کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ بہت عرصے مارے مارے پھرنے کے بعد ایک دن اچانک ایک قبائلی آدمی نے مجھے وہاں تک کا راستہ بتایا، مگر ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوا۔ میں اکیلا ہی اس طرف چل پڑا۔ وہ عمارت بہت زیادہ گھنے درختوں کے جھنڈ میں تھی، جس تک پہنچنے کا واحد راستہ ایک پتلی سی پگڈنڈی تھی جو دونوں طرف سے دلدلی زمین میں گھری ہوئی تھی۔ بڑی دقتوں کے بعد آخر میں اس عمارت تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ وہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی جو کہ اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اس کے درمیان بڑا گنبد کافی حد تک سلامت تھا، مگر وہ ابھی عمارت کی شکستہ دیواروں پر ٹکا ہوا تھا۔ وہاں تک پہنچنے میں سورج غروب ہو چکا تھا اور درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے چاند بھی اسے منور کرنے میں ناکام تھا۔ میں نے قبائلی آدمی کی دی ہوئی مشل جلائی اور داخلی دروازے سے عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ تو وہاں موجود نہ تھا، البتہ ایک خلاصہ تھا۔ اندر کا ماحول بڑا دہشت ناک تھا۔ جگہ جگہ مکڑی کے قدیم جالے لگے تھے، چھت کے ساتھ کئی چمگادڑیں لٹک رہی تھی، فرش پر بے شمار حشرات اور چوہے ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ پھر مشل کی روشنی میں یہ عام چیزیں بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اوپر سے فضا پر پھیلا ہوا عجیب اعصاب شکن سناٹا میرے حواس پر طاری ہونے لگا اور مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ ایک انجانا سا خوف تھا۔ میرا دل چاہا کہ واپس لوٹ جاؤں، مگر اتنی مشکلوں کے بعد یہاں تک پہنچنے کے بعد میں یوں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گیا۔ راہداری کے دونوں طرف کمرے تھے۔ ابھی میں چند قدم ہی آگے بڑھا ہوں گا کہ ایک تیز گونجتی چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ چیخ کہیں آس پاس سے آئی تھی، مگر راہداری بالکل خالی تھی۔ ابھی چیخ کی بازگشت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک اور دلخراش چیخ فضا میں بلند ہوئی، اور پھر تو اوپر تلے چیخوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے عمارت کے در و دیوار ہلنے لگے ہوں۔ میں خود بھی کانپنے لگا، جیسے میرا سارا وجود زلزلے کے جھٹکوں کی زد میں ہو۔ میں ہراساں ہو کر واپس بھاگنے والا تھا کہ اچانک میری نظر کمرے کے اندر پڑے ایک لمبے چوڑے صندوق پر پڑی۔ خزانہ! میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور میں ہر چیز کو بھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔
صندوق کا زنگ خوردہ قفل ٹوٹ کر پہلے ہی نیچے گر چکا تھا۔ میں نے پوری طاقت صرف کر کے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا۔ جیسے ہی صندوق کا ڈھکنا کھلا، ایک دم تمام شور ختم ہو گیا اور فضا پر ایک دفعہ پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ صندوق کے اندر نظر پڑتے ہی میری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صندوق لبالب قدیم اور قیمتی جواہرات اور سونے کی اشرفیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ابھی میں غیر یقینی کے عالم میں یہ خزانہ دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ منظر میری نظروں نے دیکھا کہ جو اب بھی نگاہوں کے آگے آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اشرفیاں اوپر اٹھی اور فضا میں بکھر گئیں۔ ایک دیو ہیکل انسان صندوق میں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اف توبہ! اتنا خطرناک چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا رنگ توے کی طرح کالا تھا، آنکھوں سے سرخ چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی زبان سختی سے بھنچے ہوئے جبڑوں کے درمیان پھنسی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار تھی اور اس کے کپڑوں پر ایک مخصوص نشان تھا جو قدیم افریقی بادشاہوں کے محافظوں کے لباسوں پر ہوتا ہے۔ وہ بڑی غضبناک نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا۔ پورے جسم پر جیسے چونٹیاں سی رنگنے لگی، خون رگوں میں جمنے لگا اور چہرہ روئی کے گالے کی طرح سفید ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ جیسے میرا دل دھڑکنا بھول جائے گا، پھر اچانک جیسے مجھے ہوش آ گیا اور میں الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گرتا پڑتا اپنے کیمپ تک پہنچا، مگر اسی وقت میں نے وہاں سے اپنا خیمہ اٹھوا دیا اور پھر شہر پہنچ کر ہی دم لیا۔ 14ویں کی وہ رات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ ذیشان خاموش ہوا تو ریحان اور احسان احمد یوں بیٹھے جیسے ان پر سحر ہو گیا، مگر چوتھا مسافر اب بھی ویسے ہی نارمل تھا۔ احسان احمد نے کہنا شروع کیا، اب دونوں حضرات نے دل دہلا دینے والے واقعات سنائے ہیں۔ ایسا کوئی واقعہ میری زندگی میں پیش نہیں آیا، البتہ ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس نے کم از کم مجھے خوفزدہ کر دیا۔ وہ رات بھی 14ویں کی تھی۔ میں ایک درخت کے مچان پر بیٹھا تھا۔ سامنے ایک درخت کے نیچے میں نے بکری باندھ رکھی تھی اور شیر کے شکار کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں بدستور بکری کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک دم پلک جھپکتے ہی بکری میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو بکری کے بجائے شیر کھڑا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اپنے جسم میں چٹکی بھری اور خوب آنکھیں مل کر دیکھا، مگر سامنے شیر ہی کھڑا تھا اور بکری غائب تھی۔ میرے جسم کے مثانوں سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ نکلا اور سارا جسم کپ کپانے لگا۔ میرے ہاتھوں میں بندوق لرزنے لگی اور ایک دم پھسل کر نیچے گر گئی۔ میں بوکھلاہٹ میں نیچے کی طرف جھکا اور خود بھی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے آ گرا۔ شیر اپنی انگارہ سی دہکتی آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا میری طرف بڑھا۔ مجھے تو ایسے لگا جیسا میرا دم ہی نکل رہا ہو۔ میں باوجود کوشش کے حرکت نہ کر سکا۔ شیر جیسے ہی میرے پاس پہنچا، یکایک فضا انجانے قہقہوں سے گونج اٹھی اور شیر دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں میں بدل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آواز تھم گئی اور بکری مجھے پھر درخت سے بندھی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد ساری رات خیر و عافیت سے گزری، مگر وہ لمحات میری زندگی کے سب سے خوفناک لمحات تھے۔ میرا خیال ہے وہ کوئی بدروح یا جن تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ احسان احمد نے بات ختم کی تو تینوں چوتھے مسافر کی طرف دیکھنے لگے۔ باہر اب بارش ختم ہو چکی تھی اور آندھی کا زور بھی کم پڑ گیا تھا۔ چوتھے مسافر نے آگ پر سے نظریں ہٹائیں اور ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میری زندگی میں ایسے بے شمار خوفناک واقعات ہیں اور میں اس دوران بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، مگر چونکہ آپ تینوں اس وقت یہاں موجود ہیں تو اس لیے آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ دراصل اتفاقاً میں بھی ہمیشہ 14ویں کی رات کو ہی اپنی دنیا سے باہر نکلتا ہوں۔ اپنی دنیا؟ کیا مطلب؟ تینوں کے منہ سے ایک دم حیرت کے مارے نکلا۔ ارے بھائی لوگوں، آپ لوگ خاموشی سے میری بات سنو گے تو میں سناؤں گا۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے تینوں کو گھورا تو جیسے تینوں کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ انہیں اپنے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ ایسی ہی ایک 14ویں رات تھی جب میری ملاقات ریحان صاحب سے ہوئی، جب میں قبر میں ڈھانچے کی شکل میں آرام کر رہا تھا۔ ہاں، شیر اور بکری کا بھیس بدلنے میں تو مجھے اتنا لطف نہیں آیا، مگر مردے کی صورت میں ذیشان صاحب سے ملاقات خوب تھی۔ اس کے بعد آج ہی میں انسانوں کی دنیا میں آیا ہوں، یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ سامنے بیٹھے ہوئے تینوں آدمیوں کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کے حلیے، پراسرار انداز اور باتوں سے انہیں پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں۔ اس احساس سے ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور پورے جسم کانپنے لگے، مگر اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پہلے میں بے وقوفی کرتا تھا کہ لوگوں کو ڈرا کر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اب وہ لوگ دوسروں کو قصے سناتے پھرتے ہیں
मगर अब हुक्म मिला है कि किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना। उसने भी इतना ही कहा था कि वो तीनों आदमी यूं उठे जैसे उनके जिस्म में बिजली भर गई हो। उनके और सामान के दरमियान वो पुरस्रार अजनबी हायल था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामान की तरफ बढ़ते। अजनबी के खड़े होने से पहले वो तीनों पूरी रफ्तार से भागते हुए हवेली से बाहर निकलकर काफी दूर जा चुके थे। वो तीनों इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने सामान की भी परवाह नहीं की। उनके जाने के बाद उस मरहूम अजनबी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खिलने लगी। उसने जोरदार कहकहा लगाया और सामान का जायजा लेते हुए बुड़बुड़ाने लगा, आखिर कब तक मुझसे बचोगे। खास एपिसोड की दूसरी कहानी। रात का 1 बज चुका था। ट्रेन तेजी से हैदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर की तरफ झांकने पर हर तरफ तारीकी का राज दिखाई दिया। मैंने सर खिड़की से अंदर कर लिया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि अभी 10-15 मिनट तक मजीद सफर जारी रहेगा। मुझे हर माह कारोबारी सिलसिले में लाहौर जाना पड़ता था और दुकानदारों से पैसों की वसूली करके लौट आता था। अपना शहर किसे अच्छा नहीं लगता, यही कैफियत मेरी भी हुआ करती थी। ट्रेन जब हैदराबाद स्टेशन पर पहुंचती तो दिल में खुशी का एहसास होता कि मैं अपने शहर आ गया हूं। आज भी दिल में खुशी का एहसास हो रहा था। मैं अपने शहर पहुंचने वाला था। अक्सर ट्रेन रेलवे स्टेशन और गुजराती पाड़े के रेलवे फाटक के पास सिग्नल ना मिलने पर रुक जाती थी। जिनके घर इस्लामाबाद और गुजराती पाड़े के करीब होते वो ट्रेन के रुकने पर उतरकर अपने अपने घरों को लौट जाते। मेरा घर फकीर के पेड़ पर वाक़ था, जो कि रेलवे फाटक से नज़दीक था, लेकिन मैंने कभी ट्रेन से उतरने की कोशिश नहीं की। मैंने रेलवे स्टेशन पर गुजराती पाड़े के फाटक के दरमियान के इलाके के बारे में अजीबोगरीब वाक़यात सुने थे। लोग बताते हैं कि अक्सर रात में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके सर नहीं होते। रात की तारीकी में अजीबोगरीब किस्म के लोग और ऐसे अफराद जिनके सर नहीं होते लेकिन जिस्म दिखाई दे रहा होता है। मुझे तो अंधेरे से ही खौफ आता है। इन अजीबोगरीब किस्म के इंसान और सरकटे लोगों के बारे में इलाके के लोग बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं और उनकी रूहें इलाके में भटकती फिरती हैं। ट्रेन के नीचे आकर मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन जल्दबाजी में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। रेलवे स्टेशन और गुजराती पाड़े के फाटक के दरमियान अक्सर मालगाड़ियां खड़ी होती हैं। उन गाड़ियों के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो थोड़ी देर में चल पड़ेंगी। अक्सर ये गाड़ियां हफ्तों ऐसे ही खड़ी रहती हैं और बाज़ मालगाड़ियां अचानक से चल पड़ती हैं। ट्रेन की पटरियों के पार आबादी वाले इलाकों, जिनमें गुजराती पाड़ा, टंडो यूसुफ, गुलशन हाली, गुलशन खैर मोहम्मद, अमेरिकन क्वार्टर और साइट के इलाकों में जाने वाले लोग रेल की पटड़ियों से ही गुजर कर जाते हैं। अब ये उनकी किस्मत कि कभी उन्हें रेलवे पटड़ी पर मालगाड़ियां खड़ी नजर आती और कभी पटड़ियां खाली मिलती। जिन लोगों को स्टेशन के दोनों तरफ जाने की जल्दी होती, ये लोग मालगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर हादसे का शिकार हो जाते। ट्रेन अभी रेलवे स्टेशन तक पहुंची भी न थी कि रुक गई। मैं ट्रेन से उतरना नहीं चाहता था, इसलिए बैठा रहा। थोड़ी देर गुजरने पर हैदराबाद के मुसाफिर ट्रेन से उतरकर जाने लगे। यहाँ क्यों उतर रहे हो? मैंने एक मुसाफिर से पूछा। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? उसने मुझसे उल्टा सवाल किया। मुझे कुछ पता होता तो फिर क्यों पूछता, मैंने कहा। ट्रेन का इंजन खराब हो गया है, न जाने कब तक इंजन ठीक हो, इसलिए हम यहाँ ही उतर रहे हैं, उसने बताया। मेरे दिल में आया कि ट्रेन से उतर जाऊं, लेकिन हिम्मत न कर सका। मैं जिस डब्बे में बैठा था उसमें हैदराबाद के मुसाफिरों की बुकिंग थी, इसलिए एक एक करके सब मुसाफिर उतर गए। कई बार हिम्मत की कि ट्रेन से उतर जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। डब्बा खाली हो गया तो खौफ आने लगा। मैं अपने जहन को खौफ से दूर रखने के लिए बाहर की तरफ देखने लगा। चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसकी दूधिया रंगत में हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। बेख्तियार मैंने खिड़की से बाहर देखा। यह इलाका रेलवे की ज़मीन में शुमार होता था। जगह जगह झाड़ियाँ और गंदा पानी भरा हुआ। बाहर की तरफ देखते हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। चंद सरकटे दिखाई दिए। उन इंसानों के जिस्म थे, लेकिन जिस्म पर सर नहीं थे। वो मेरी तरफ नहीं आ रहे थे, लेकिन रात की तारीकी और रात के 1 और 2 बजे के दरमियान सरकटों का नजर आ जाना डरा देने के लिए काफ़ी होता है। मैंने सरकटों के बारे में सुना ही था, आज देख भी लिया। खौफ की वजह से जिस्म पसीने से तर हो गया था। खौफ पर अभी काबू नहीं पाया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खिड़की के साथ कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही उधर देखा, खौफ से मेरी चीख निकल गई।
वहाँ एक खौफनाक सूरत की चुड़ैल नुमा औरत खड़ी मुझे ही देख रही थी। मेरे चीखने पर वो एकदम से गायब हो गई कि जैसे वहाँ थी ही नहीं। उसके गायब हो जाने पर मैंने सुकून का सांस लिया। ये सुकून आर्जी साबित हुआ। कई इंसानी कहकहे लगाने की आवाज़ें सुनने पर मेरी नज़र सीटों के ऊपर बर्थ पर पड़ी, जहाँ कई इंसानी ढांचे लेटे नजर आए। उन्हें देखकर मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और मैं अपना बैग उठाकर तेजी से भागा, लेकिन मुझे रुकना पड़ गया। 3 चुड़ैलें खड़ी मेरी बदहवासी पर कहकहे लगा रही थी। पीछे ढांचे थे और आगे चुड़ैलें। खौफ के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बोगी के दरवाजे के करीब था, इसलिए जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। कहाँ जाता है तू, हमसे बच नहीं सकता। मैंने उसकी सुनी अनसुनी कर दी और तेजी से आगे बढ़ता ही चला गया। सामने से चंद सरकटे आते दिखाई देने पर मेरे पैरों को ब्रेक लग गई। मेरे पास उनसे बचने का एक ही रास्ता था कि बोगी में चढ़ जाऊं। उस बोगी में ज़्यादा मुसाफिर होने की सूरत में ये बदरूहें डब्बे में दाखिल नहीं होंगी। ये सोचकर मैं ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। ढांचे और चुड़ैलें ट्रेन से नीचे उतर आए और मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं जैसे ही ट्रेन की बोगी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, एक खातून जिसका नाम नौरीन था वो सीट पर बैठी थी। उसे देखकर इत्मीनान हुआ कि और लोग भी इस बोगी में ज़रूर होंगे। क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? नौरीन बोली। वो मैंने कहना चाहा, तुम मुझे बुरी तरह से खौफज़दा लग रहे हो। यहाँ बैठ जाओ और सुकून से मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे अपने हवास पर काबू पाने में कुछ देर लगी। इस दौरान मैंने बोगी पर भरपूर नज़र डालकर देखा। कुछ फासले पर मुसाफिर दिखाई दिए, जिससे मेरे दिल को सुकून मिला कि मैं ख़तरे से बाहर हो चुका हूँ। मैंने नौरीन को अपने साथ होने वाले वाक़यात के बारे में बताया। वो सुनकर मुस्कुराई। इस इलाके के बारे में ये तो मशहूर है कि इस जगह रेलवे पटरी पर ट्रेन से कटकर हलाक हो जाने वाले लोगों की रूहें भटकती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसा वाक़या पहली बार हुआ है कि किसी शख्स को इन बदरूहों ने डराया हो। इनका क्या मकसद, ये वही रूहें बता सकती हैं। वो बोली। ठीक कहा तुमने, ज़िंदगी में मेरे साथ भी ये वाक़या पहली बार हुआ है। मैंने कहा। तुम घबराओ नहीं, इंजन ठीक हो चुका है और गाड़ी चलने वाली है। खातून ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इंजन ठीक हो गया है? मैंने पूछा। एक कुली अभी बता कर गया है, नौरीन ने बताया। कुछ देर तक हम दोनों उन बदरूहों के बारे में बात करते रहे। ट्रेन की पहली सीटी बजाने पर नौरीन बोली, लो भाई, ट्रेन चलने को तैयार हो गई है। शुक्र है, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेन ने दूसरी और फिर तीसरी बार सीटी बजाई। तीसरी सीटी बजाने पर ट्रेन पटरी पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी और रफ्तार तेज हो गई। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुक जाने पर मैं ट्रेन से उतर गया। जब मैं ट्रेन से उतर रहा था तो नौरीन ने एक अजीब बात कही कि हम जल्द मिलेंगे। ट्रेन से उतरने पर मैं जल्दी में था, इसलिए गौर नहीं किया। घर पहुंचकर मैं सोच में पड़ गया कि ये बात उसने क्यों कही। हमारी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी, न मैंने उसे इस बारे में बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ। फिर ये कैसे मुलाकात करेगी? रात को सोते में मेरी कई बार आंख खुली। जब आंख खुलती, ट्रेन के वाक़यात याद आ जाने पर जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती। सुबह होने तक मैं किसी हद तक नॉर्मल हालत में आ चुका था। नाश्ता करके मैं दुकान पर चला गया। दुकान में ऐसा मसरूफ़ हुआ कि रात को पेश आने वाले वाक़यात जहन से निकल चुके थे। दुकान से जब मैं लौटा, नौरीन को अपने कमरे में देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। उसने जो कहा था वो कर दिखाया था। नौरीन कुर्सी पर मज़े से बैठी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। यहाँ कैसे आ गई? मैंने पूछा। जैसे तुम आ गए। ये तो मेरा घर है, इसलिए जब चाहे आ सकता हूँ, मैंने कहा। मुझे देखकर हैरान हो रहे होगे कि यहाँ कैसे आ गई। हाँ, हैरानी की बात तो है। मैंने तुम्हें अपने घर का पता नहीं बताया था, फिर भी तुम मेरे घर आ गई हो। मेरे कमरे में आते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैंने पूछा। नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि तुम घर में आओ और कोई तुम्हें देखे नहीं? मैंने कहा। इस घर में कोई मुझे नहीं देख सकता, सिर्फ तुम देख सकते हो। ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? मैंने कहा। सच कह रही हूँ, घर में से किसी को बुलाओ और पूछकर देख लो, उसने कहा। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। क्या मैं 2 दिन का बच्चा हूँ जो उसकी बात को सच समझ लूँगा? उसी वक्त मेरी छोटी बहन तस्लीमा कमरे में दाखिल हुई। शहरियार भाई, खाना लग चुका है, आकर खा लो। मैं मुसलसल नौरीन को ही देख रहा था। जब मैं बहन की तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ, वो फिर बोली, भाईजान, किन सोचों में गुम हो? तुम्हें कमरे में कोई दूसरा नजर आ रहा है? मैंने उससे पूछा। यहाँ तो कोई नहीं है,
तस्लीमा ने कहा। मैंने चौंक कर नौरीन को देखा। वो मुस्कुराई। देख लो, मैं तुम्हारी बहन को नजर नहीं आ रही हूं, वो बोली। अब यकीन आया? तुम अपने बारे में सच कह रही हो, मैंने कहा। भाईजान, तुमने मुझसे कुछ कहा? तस्लीमा बोली। कुछ नहीं, तुम चलो, मैं आ रहा हूं, मैंने कहा। तस्लीमा के जाने पर मैंने उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम खाना खाओगी? कभी मरने वाले को तुमने खाते हुए देखा है? उसने पूछा। मैं भी उन्हीं रेलवे पटरी पर मर जाने वाली खातून हूं, उसने कहा। उसकी बात सुनकर मुझे एक और धचका लगा। और वो ये बात भी सही कह रही थी कि जब वो मर चुकी है तो खाना कैसे खाएगी। वो मेरे घर में थी, इसलिए मुझे उससे कोई खौफ नहीं आ रहा था। अगर वो ट्रेन में ये बात बता देती कि उसका उस पटरी पर मर जाने वालों से ताल्लुक है, तो उस वक्त मेरा बेहोश हो जाना यकीनी था। तुम मुझे तो नजर आ रही हो, लेकिन दूसरों को क्यों नजर नहीं आ रही हो? इसकी वजह मैं बता दूंगी, पहले खाना खाकर आ जाओ। मुझे ये बात पता है कि तुम्हें भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, नौरीन ने कहा। रात के खाने से फारिग होकर जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो अभी तक कुर्सी पर बैठी थी। मैं चारपाई पर लेट गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बताओ कि तुम कौन हो और मुझे क्यों नजर आ रही हो? तुम्हें मुझसे खौफ तो नहीं आ रहा? उसने सवाल किया। कल की रात और आज की रात में बहुत फर्क है, मैंने कहा। हकीकत यही थी कि मैं अब भी नौरीन से खौफजदा जरूर था, लेकिन उसे ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था। जब कोई इंसान किसी से ये कह दे कि मैं मर चुका हूं, उससे खौफ खाना फितरी अमल है। क्या फ़र्क है? उसने पूछा। उस वक्त मैं रात की तारीकी में भटकती रूहों को अकेले में देख रहा था। कमरे में भी तुम अकेले ही हो, रात भी हो चुकी है, वो बोली। इस वक्त मैं अपने कमरे में हूँ, रात स्टेशन के इलाके में तन्हा था। अच्छा, इसलिए तुम मुझसे खौफजदा नहीं हो रहे हो? बिल्कुल। अब बताओ अपने बारे में, तुम कौन हो और मुझे क्यों नजर आ रही हो? मैंने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। मेरी बहुत दुख भरी दास्तान है। मेरे वालिदैन ने एक शराबी नौजवान फरीद से शादी कर दी थी। क्या तुम्हारे वालिदैन को पहले उसके बारे में पता नहीं था कि वो शराबी है? नहीं, दरअसल वो छुप छुप कर शराब पीता था। शादी के बाद खुलकर शराब पीने लगा था। उसके घर वालों को इस बारे में इल्म था। वो खुद उससे परेशान थे और उससे जान छुड़ाना चाहते थे। मेरे वालिदैन गरीब लोग थे। अब्बा रफ़ीक बहुत मेहनती इंसान थे, लेकिन मजदूरी में इस महंगाई के दौर में कहाँ पूरा होता है। इसलिए घर में गुर्बत ने मुस्तकिल डेरा जमाया हुआ था। मेरी माँ सीमा को मेरी बहुत फिक्र थी। वो चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी ही में मेरी शादी हो जाए। फरीद के घर वालों ने फरीद की इतनी तारीफ़ें की थीं कि वालिदैन उनकी बातों से मुतासिर हो गए और इलाके वालों और फरीद के रिश्तेदारों से फरीद के बारे में किसी किस्म की मालूमात हासिल नहीं की और फरीद के साथ मेरी शादी सादगी से कर दी। शादी के एक हफ्ते बाद ही ससुराल वालों ने किराए पर मकान लेकर हमें दे दिया। इस तरह उन्होंने एक तरह से फौरी तौर पर फरीद से जान छुड़ा ली थी, लेकिन मैं एक तरह से अजाब में आ गई। फरीद कोई काम नहीं करता था, ऊपर से अपने पीने को शराब भी चाहिए थी। घर के खर्च पूरे करने और मकान का किराया अदा करने के लिए मुझे मेहनत मजदूरी करना पड़ गई। साल इसी तरह बीत गए। मेरा ख्याल था कि बेटे की पैदाइश से फरीद सुधर जाएगा, लेकिन उसने सुधरना सीखा कहाँ था। मेरा बेटा नवीद 7 साल का हो चुका था, लेकिन नवीद को उसे तालीम दिलाने की कोई फिक्र नहीं थी। मैं जब भी नवीद को पढ़ाने की बात करती, वो सख्त गुस्से में आ जाता और हम दोनों पर तशद्दुद करने लगता। 2-3 साल और इसी तरह गुजर गए। मैं फरीद के जुल्म सितम से तंग आ चुकी थी। एक दिन फरीद गुस्से में भरकर घर में आया। उसका एक दोस्त से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। उसका गुस्सा फरीद ने हम माँ बेटे पर उतारने को हमें मारना शुरू कर दिया। उस दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने गुस्से में एक ईंट उठाकर फरीद के सर पर दे मारी। ईंट लगने से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वालिदैन का इस दौरान इंतकाल हो चुका था। भाई कोई था नहीं जिसके पास चली जाती। गुस्से में भरकर घर से निकल आई। बाहर आकर सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊं। ट्रेन को आता देखकर कुछ ना सूझा और मैं भागकर ट्रेन के सामने आ गई और मौके पर ही हलाक हो गई। जब से मेरी रूह गुजराती पाड़े के करीब भटकती फिरती है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने पूछा। तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे नवीद की फरीद से जान छुड़ा दो। क्यों? फरीद मेरे बेटे से भीख मंगवाता है। जब कभी कम पैसे लाता है तो उस पर खूब तशद्दुद करता है। उसे खाने को रोटी नहीं देता। नवीद जब भीख मांगने से इनकार कर देता है तो कमरे में उसे जंजीरों से बांध देता है। ये कैसा बाप है जो अपने बेटे पर ही जुल्म करता है? मैंने कहा। हड हराम और शराबी किस्म के लोग ऐसे ही होते हैं, वो बोली। नवीद को फरीद के चुंगल से आज़ाद करा के किसके पास छोड़ूं? मैंने पूछा। पुलिस की मदद हासिल करके नवीद को फरीद से छुड़ाकर किसी यतीम खाने में दाखिल करा दो।
कम से कम यतीम खाने वाले उससे भीख तो नहीं मंगवाएंगे। हाँ, ये बात तो है, यतीम खानों में बच्चों के पढ़ने का इंतजाम भी होता है, मैंने कहा। मेरी बात पर वो खुश हो गई। उसने फरीद के घर का पता भी समझा दिया, जो गुजराती पाड़े में ही था। मुताल्लिका थाने में एक दोस्त तलत की मुलाजमत थी। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने ताउन किया। पुलिस जब फरीद के घर गई, उसने नवीद को लोहे की जंजीरों में बांधा हुआ था। पुलिस ने नवीद को जंजीरों से आज़ाद करा के यतीम खाने में दाखिल करा दिया और फरीद को बेटे पर जुल्म सितम करने पर थाने में बंद कर दिया। ये सारी कार्रवाई एक दिन में हो गई थी। जब मैं रात को घर आया तो नौरीन बहुत खुश थी। वह मुझे देखकर बोली, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं तुम्हें क्यों नजर आती हूँ? तुमसे ये काम लेना था जो तुमने आज दिन में किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब मेरी समझ में आ गया। मैंने गर्दन हिलाई। मेरी रूह को भी सुकून मिल गया है कि नवीद अच्छी जगह चला गया है। फिर भी तुम्हें जब भी मौका मिले नवीद को देखने यतीम खाने चले जाया करना। नौरीन ने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं नवीद का ख्याल रखूंगा। मैंने कहा, अब मैं भी कभी तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। नौरीन ने कहा, जिस मकसद के तहत तुम्हें नजर आई थी वो पूरा हो चुका है। उसने कहा। मैं उससे मजीद बातें करना चाहता था लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया और वो मुस्कुराते हुए गायब हो गई। हकीकत में मुझे भी नवीद को फरीद से निजात दिलाने की बहुत खुशी थी। यतीम खाने में उसकी अच्छी परवरिश भी हो जाएगी और कोई उससे अब भीख मांगने का काम नहीं ले सकेगा। खास एपिसोड की तीसरी कहानी। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियां अपने उरूज पर थी। मैं गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थी। दिसंबर की यकबस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ हू का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हो गया। गांव जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता नहीं मालूम था। मेरा नाम उमर है और मैं पेशे के लिहाज से उस्ताद हूँ। मेरी उम्र कोई 35 साल होगी। शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। गांव के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था। इसी सिलसिले में गांव पहुंचा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे खत में बता दिया था कि स्कूल का चपरासी मुझे बस स्टॉप पर लेने आएगा और वो मुझे सरकारी रिहाइशगाह में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतज़ार करते करते वापस चला गया था, क्योंकि गांव जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। धुंध की वजह से हर तरफ बयाबान नजर आता था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था दीदे फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। सर्दी की वजह से मेरी टांगें कपकपाना शुरू हो गई थी। ये इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे ठहरने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टॉर्च निकाली और उसका बटन दबाकर ऑन किया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल खौफ के मारे बलियों उछलने लगा। मैंने टॉर्च का रुख आवाज़ की सिमत किया, मगर धुंध की वजह से रोशनी शर्माकर जैसे वापस आ गई थी। आवाज़ बदस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर हेवला अभी तक नजर नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज़ की सिमत बढ़ा। शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो। मैंने बैग को साइड पर रखा और चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर कोई बंदा न बंदे की ज़ात नजर आई। आवाज़ थी जो आए जा रही थी। मैं परेशान होकर शायद कि कोई वापस मुड़ गया हो, तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ आवाज़ के ताक़ुब में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भी भूल गया कि मुझे गांव जाना था और ये मैं किस चक्कर में लग गया हूँ। तेज में आकर मैंने हवा में मुक्का लहरा दिया और वापस पलट आया। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ की मानिंद था। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते डरते अपनी गर्दन पीछे मोड़कर देखा। मेरे सामने एक बूढ़ा, जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था, कपकपाते हाथ में लाठी थामे मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में ठिठुरता देखकर मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज़ सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नजर ही नहीं आए। बेटा मैं चलते चलते थक गया था, जरा देर के लिए सुस्ताने बैठ गया। ओह मेरे खुदाया! अचानक मेरे मुंह से निकला। आवाज़ के पीछे मैं पागल होकर दौड़ रहा था। शायद उस बेचैनी में मेरी नज़र बैठे हुए बूढ़े पर न पड़ी हो।
मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, आपने कहाँ जाना है? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए आए हो शायद। मैं बूढ़े की नज़र और पहचान का कायल हो गया। जी बाबा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। गांव के स्कूल का नया उस्ताद हूँ। शहर से यहाँ तबादला हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने ज़रा गुस्सीले लहजे में कहा। मैं अभी बस से उतरा हूँ। गांव का रास्ता मालूम नहीं, इंतज़ार में खड़ा था कि कोई आए तो रास्ता मालूम करूँ। चलो मेरे पीछे आओ, बूढ़े ने कहा और वो लाठी टेकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज तौर पर उसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी तेज थी। मैं बावजूद कोशिश के उसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे एक कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था। मैंने आवाज़ें देकर बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था। इस सारी भागदौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा हेवले की तरह मुझे नजर आ रहा था। मैं थक कर बैग नीचे फेंक कर बैठकर सुस्ताने लगा। अचानक से फिर से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बितके हुए घोड़े की तरह उछला और घूमकर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी आप? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं दूसरी तरफ हेवले को भी देख रहा था, जो अभी तक मुझे नजर आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। उसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर घटाघट पीने लगा। पानी का जायका मुझे ज़रा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल मुंह से हटाकर टॉर्च की रोशनी में देखा तो फौरन कै आ गई। बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर कै की और सारा खून बाहर निकाल कर रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखा, जो मेरी कैफियत देखकर कह लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लिपटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था, वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। पूरा कपड़ा उसके चेहरे से उतर चुका था। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुंह पर सिर्फ 3 दांत थे जिनसे खून रिस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे। नाक की जगह बस गड़े थे। ऊपर से उसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी। उसके गलीज और भयानक चेहरे को देखकर कपकपी होने लगी। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा, टॉर्च हाथ में लिए चीखता चिल्लाता सिमत का तयन किए बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था, जहां भागा जा रहा हूं वो जगह झाड़ियों से अटी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियां मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं मैं कितना भागा। जब टांगों में भागने की सकत खत्म हो गई तो किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा और किसी गड्ढे में जा पड़ा और सांस रोककर बेसुध हो गया, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर हो जाता है। मैं जब से भागा था तब से वो बूढ़ा नजर नहीं आया था। मैं गड्ढे में दुबका बैठा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टक टक सुनाई देने लगी, जो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे सर से पांव तक जिस्म के बाल मारे खौफ के खड़े हो गए थे। जी करता था जोर जोर से चिल्लाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसा तो कहानियों में होता था, मगर जिंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर अपनी मर्जी से खात्मा करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च लाइट ऑन करके गड्ढे में रोशनी की तो नया धचका लगा। जहां मैं गिरा पड़ा था वो गड्ढा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टक टक की आवाज अभी भी आ रही थी कि यकायक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का लम्स महसूस करके मैं समझ गया ये वही बूढ़ा है। खौफ के मारे मेरी चीख भी न निकल सकी थी। उसके हाथ में बला की ताकत थी। उसने मुझे तिनके की तरह गड्ढे से निकालकर बाहर फेंक दिया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने एक लंबा कहकहा लगाया और बोला, मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है। मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है। रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तू है, तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वह मुझसे काफी दूर खड़ा था, मगर उसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन पर पहुंच चुका था। उसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ और झटका देकर
अपनी गर्दन आज़ाद करवाई और एक बार फिर अपनी कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर मैं बार बार गिर रहा था। भागते भागते मेरी नज़र कब्रिस्तान में आगे दरख्तों पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिंदों की मानिंद टहनियों पर बैठे मुझे घूर रहे थे। उनकी उल्लुओं जैसी बड़ी बड़ी आंखों में बला का तिलस्म था जो मेरी ताकत को शल कर रहा था। इसी असना में मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिरकर उठ खड़ा हुआ। सामने जो देखा तो एक बारिश सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से भागकर उनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो शैतान मेरे पीछे पड़ा है। उस बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरे पीछे वही बूढ़ा लाठी टक टक करता हुआ आने लगा। बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बोलो, जोर से बोलो, हक हू अल्लाह हू, हर दर्द की दवा मुश्किल कुशा अल्लाह हू। जैसे ही उसके मुंह से हू की आवाज़ निकली, दरख्तों पर बैठे बच्चे नुमा परिंदे फड़फड़ा कर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फिजा उनसे भर गई। वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था, बुजुर्ग ने चीखते हुए मुझे कहा, बोलो, हक हू अल्लाह हू। मैंने ज़ोर ज़ोर से दीवानावार बोलना शुरू कर दिया। बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामे हुए ज़मीन पर गिर गया। फिर एक गिद्ध की शक्ल इख्तियार करके उड़ गया। मेरे हवास विर्द करते करते कंट्रोल में आ रहे थे। दिल की बेचैन धड़कनें पुरसुकून होने लगी थी। मैं उस बुजुर्ग को देखे ही जा रहा था जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ चूमने चाहे, मगर वो तो हवा की मानिंद खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वह मुझसे मुखातिब हुआ, बेटे, इंसान के अंदर डर और खौफ पैदा करके उस पर कब्जा करना शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से पुरसुकून रखो। फिर हवा के झोंकी की तरह वो बुजुर्ग भी हवा में तहलील हो गए। मैं उन्हें जाता देख रहा था कि मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर की आज़ान की आवाज़ थोड़े से फासले से आ रही थी। मैं आवाज़ की सिमत चल पड़ा तो थोड़ी देर बाद मैं एक गाँव में दाखिल हो गया जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था। मस्जिद के इमाम साहब से स्कूल के चपरासी का पता मालूम करके उससे अपने लिए अलॉट किया हुआ घर खुलवा लिया। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गया। मैंने उसको बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते मेरे पीछे लग गए थे, सामान वाला बैग भी कहीं गिर गया है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने मुझे अपने घर से धोती और कमीज़ ला कर दी। नहा धोकर मैंने गाँव की मस्जिद में नमाज पढ़ी। सुबह नाश्ता गाँव के चौधरी के पास किया। वही चपरासी मेरा बैग भी तलाश करके ले आया था। वहाँ से मैं सीधा स्कूल गया जहाँ मेरी क्लास के बच्चे अपने नए उस्ताद से मिलने को बेताब थे। इतने में क्लास के बच्चों ने कहा, सबक कहाँ से शुरू करेंगे? मैंने कहा, सबक वहीं से शुरू करेंगे जो आज मुझे मिला है। हक हू अल्लाह हू, हर दर्द की दवा अल्लाह हू, मुश्किल कुशा अल्लाह हू। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।